स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की या नॉन मेटल्स की किस तरह से अलग अलग होती हैं, है ना। अब इसी के बाद आज हम पढ़ेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से केमिकल बिहेवियर अपना शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है जब मेटल्स को बर्न किया जाता है एयर में। ये मैं यूं कहूं कि मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है एयर में, और एयर में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन। मोस्टली ऑक्सीजन के साथ वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स हमारे रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट निकल कर आता है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, यही हमें इसमें देखना है। तो देखो, हमारे ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं उसके साथ, तो क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है। अभी मेटल ऑक्साइड्स क्या है? देखो, मेटल मतलब हमारे जो एलिमेंट्स है जो कि मेटल्स है हमारे, है ना, जिनकी प्रॉपर्टी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो वो क्या कहलाती है? उसकी ऑक्साइड कहलाती है। जैसे मैं कोई भी मेटल ले लूं, जैसे यहाँ पर हमें जो है रिएक्शन भी करके दिखाई हुई है, ये एक जनरल रिएक्शन हो गई कि मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गई? मेटल ऑक्साइड बन गई, है ना। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बन गई जो कि ब्लैक कलर की बनती है हमारी, है ना। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। इसी तरीके से आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे हमने ले लिया ग्रुप 1 के मेटल्स ले लो आप, ये हो गए हमारे लिथियम, है ना, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, है ना, या ग्रुप 2 के ले लो बेरिलियम या मैग्नीशियम। फिर इसी तरह आप कोई भी मेटल ले लो और उनको उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो क्या होगा? वो उनकी ऑक्साइड बन जाएगी। जैसे LiNaO, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। अगर मैं साथ में ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो ऑक्सीजन के साथ में लगेगा 1, लेकिन ऑक्सीजन की 2 है तो इनके साथ में लग जाएगा 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? Li2O बन जाएगी। जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था ना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ना। जैसे ये Li हो गई मेरा, है ना, इसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की क्या है? 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा Li के साथ में 2 लग जाएगा और O के साथ में 1 बन जाएगा। क्या बन गई? Li2O बन गई। तो ये कहलाई लिथियम ऑक्साइड। तो ये कब बनेगी? जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा या लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी लैंग्वेज कुछ भी यूज कर लू, हो तो वही रहा है ना केमिकली, कि लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो वो कब जुड़ेगा? जब उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो और जुड़ेगा कैसे? उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि किसी भी मेटल को उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, वो क्या बन जाएगी? उस मेटल की ऑक्साइड बन जाएगी। और मेटल को क्या, तुम नॉन मेटल के साथ भी किसी ऑक्सीजन को जोड़ दोगे ना, अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दोगे उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगी? उस नॉन मेटल की ऑक्साइड कहलाएगी। मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल को भी आप किसी भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो। फिलहाल हम मेटल ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। तो Li के बाद कौन था हमारा? Li के बाद कौन था हमारा? था सोडियम, है ना। सोडियम को ले लो तुम, सोडियम की भी हमारे 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो क्या होगा? Na2O बन जाएगा। इसी तरह पोटेशियम, है ना, पोटेशियम की भी हमारी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो K के साथ में 2 लग जाएगा, K2O, है ना। तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गई, ये पोटेशियम ऑक्साइड बन गई। इसी तरीके से तुम बेरिलियम और मैग्नीशियम को जोड़ दो वैलेंसी के अकॉर्डिंग। बेरिलियम की भी क्या होती है? 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है ना। तो ऑक्सीजन के साथ इसमें तुम जोड़ोगे, ये ग्रुप 2 के दोनों, तो इन दोनों की 2 वैलेंसी है, बेरिलियम की भी और मैग्नीशियम की भी। तो बेरिलियम को जोड़ के आगे मैंने लगा दिया 2, ऑक्सीजन के आगे भी मैंने लगा दिया 2। लेकिन जब सेम नंबर कोई एलिमेंट आपस में जुड़े और उनकी वैलेंसी सेम हो, सेम नंबर लिखा जाता है, तो वो नंबर लिखा ही नहीं जाता। वो नंबर क्या हो जाता है? एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि एक ही एटम ने दूसरे एटम को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया उसकी वैलेंसी को। वो सेटिस्फाई कैसे करता है ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, है ना। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो 9th क्लास की जो 3rd चैप्टर की हमारी वीडियोस हैं उसमें एक बार देख लो कि किस तरीके से वैलेंसी को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। देखो, अभी आगे कह रहा है कि Mg की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है ना। Mg की भी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, दोनों के आगे लगा दिया 2, लेकिन सेम नंबर है तो वो लिखा ही नहीं जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MgO। तो ये बन गई BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये लिथियम ऑक्साइड। इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो बन जाएगी उस मेटल की ऑक्साइड।
और किसी भी नॉन मेटल को जोड़ दो, है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, आयोडीन, किसी भी नॉन मेटल या कार्बन वगैरह किसी भी नॉन मेटल को जोड़ दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो वो क्या कहलाएगी, उस नॉन मेटल की ऑक्साइड कहलाएगी। अब इसी में आगे कुछ और, हमें ये तो जनरल बात हो गई कि मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दी, मेटल ऑक्साइड बन गई। इसके अलावा कुछ और हमें जो है इनके अंदर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है इसी हेडिंग के अंदर, जो भी हम देखेंगे, जिसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कुछ मेटल ऑक्साइड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और इस चैप्टर की जो हमारी पहली वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियो, उसमें भी हमने देखा कि वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा रहता है, बेसिक रहता है, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती है जो बेसिक तो नेचर शो कर रही है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, लेकिन साथ में एसिडिक भी नेचर भी शो कर रही है, और किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बेसिक के साथ रिएक्ट कर रही है। और ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं, जो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। और साथ में क्या बनता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिड या बेस दूसरे, मतलब एसिड होगा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस होगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो मेटल ऑक्साइड जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल कौन कौन हो गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। एग्जाम में आ जाता है कई बार, बोर्ड्स में भी, एमसीक्यू में, कि छाटो, है ना, इनमें से सेलेक्ट करो कौन आपकी जो मेटल ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो 4 मेटल ऑक्साइड दे देगा, उसमें से आपको छाटना पड़ेगा। उसमें मोस्टली आपको ऑप्शन में जो एल्यूमिनियम, जो क्या नाम है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ऑप्शन होगा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड ही आपको देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, इनका केमिकल फॉर्मूला, है ना। तो यही आपको मोस्टली देखने को मिलेगी एग्जाम में ऑप्शन में। बाकी 3 ऑप्शन में कोई भी और मेटल ऑक्साइड दे देगा इनमें से, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, मतलब एसिड और बेसिक दोनों नेचर शो नहीं करती, एक ही नेचर शो करेगी, कैसा, बेसिक, क्योंकि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होती है वो जनरली बेसिक ही होती है। ठीक है, देखो आगे इनकी रिएक्शन देखो। Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है हमारी, कैसे, देखो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, HCl एक एसिड है हमारा प्यारा सा, है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, AlCl3 बन गया साल्ट, और साथ में वाटर बन गया, है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या एक साल्ट है, और साथ में वाटर बन गया। फिर ऐसी Al2O3 है, ये तो एसिड के साथ रिएक्ट करा था पहले, अब बेस के साथ रिएक्ट कर गया, NaOH, लास्ट में क्या रहा है, OH आ रहा है ना, तो इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट कर गई वो, कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक बेस है क्योंकि OH है लास्ट में, ये OH रिलीज करेगा वाटर में, है ना, डिसॉल्व होने के बाद। तो ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, साल्ट बन गया NaAlO2, और साथ में क्या बना, वाटर बन गया H2O, है ना। अब ये तो एल्यूमिनियम की रिएक्शंस थी, इसी तरीके से तुम जिंक की रिएक्शन लिख लो, या तो तुम ट्राई करके देखो, नहीं तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने ले लिया जिंक ऑक्साइड, ले लिया आपने ZnO, क्या ले ली, ZnO ले लिया आपने, है ना। और जब आपने ZnO को रिएक्ट करवाया किसी के साथ, मान लो HCl के साथ ही करवा दिया, है ना, एक एसिड ले लिया आपने, एक बार एसिड ले लो, एक बार बेस ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि जो क्या नाम है, ये क्लोरीन है, नहीं H जो है हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, वाटर को बना लेंगे, है ना। साल्ट प्लस वाटर बनता है ना, तो वाटर तो बन गया। अब ये कह रहा जो बचा, क्लोरीन बचा और जिंक बचा, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, साल्ट बना लेंगे। ये लो बना लिया ZnCl2, ये बन गया हमारा एक साल्ट, क्लियर है। अब इसी तरह एक बार बेस भी ले लो, ये हो गया हमारा ZnO, साथ में क्या होगा, NaOH, फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या करेगा, वही फिर से जो NaOH, है ना, NaOH, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और जो बचेगा वो क्या बन जाएंगे, साल्ट बन जाएंगे। साल्ट क्या बनेंगे, इसमें हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी यही वाली सेम रिएक्शन, कि जब जिंक ऑक्साइड किसके साथ, यानी कि एक मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेस के साथ, तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। और जिंक की इस बेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या साल्ट बनता है, ये आप एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्या बनेगा, Na2ZnO2, क्या बनेगा, Na2ZnO2। तो ये तो रही प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, ठीक है। इसी में हम कुछ और, हमारी क्या हेडिंग चल रही है अभी, कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनती है। इसी में कुछ और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि किस तरह मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। अब उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड थी हमारी जो
बेसिक थी, वहीं कुछ ऐसी थी जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो कर रही थी, जिसको हम एम्फोटेरिक कह रहे थे। इसी तरह हमारी कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है वाटर में। वहीं कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती है जो वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती हैं, और डिजोल्व होकर बना लेती है अल्कलीज। और अल्कलीज क्या थे, अल्कलीज वो बेस थे जो कि वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना। अल्कली बेस कौन से बेस थे, हर बेस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे थे, अल्कली बेस कह रहे थे। तो ये कह रहा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं, सभी मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होती, सोल्यूबल नहीं होती, तो लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या बना लेती है, अल्कली बेस बना लेती है ना। ये बेस ही तो देखो लास्ट में क्या OH है, हाइड्रोक्साइड है लास्ट में, तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद इसका Na अलग, OH अलग, इसका K अलग, OH अलग, तो OH मिल रहा है इनमें से, तो एक बेस है। तो ये कह रहा है वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये मेटल ऑक्साइड हमें क्या दे रही है, एक अल्कली बेस दे रही है। इसीलिए इन मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं, अल्कली मेटल्स कह सकते हैं। तो अल्कली मेटल्स कौन से मेटल हुए, वो मेटल्स जो कि वाटर के साथ, जिनकी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देती है, हमें अल्कली बेस दे देती है। ठीक है, तो ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी हुई। जब मेटल्स जो है एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो मेटल एयर के साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन बनाई। अब उनमें से क्या एक प्रॉपर्टी निकल कर आई, अब जनरल जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कभी एग्जाम में नहीं आएगी कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मेटल ऑक्साइड बन गई। उनकी सब प्रॉपर्टीज आती हैं, है ना, सब हेडिंग्स आती हैं। जैसे कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मेटल ऑक्साइड बन गई। अब उसके आगे क्या, आगे ये कह रहा है कि उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल डिसॉल्व होने के बाद क्या दे देती है, अल्कली बेस दे देती है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद ये कह रहा है यही सोडियम और पोटेशियम ये एयर के साथ इतना वाइगोरसली रिएक्ट करते हैं, इतना गुस्सा आता है इन्हें रिएक्ट करने में कि क्यों हमें कोई रिएक्ट करवा रहा है किसी के साथ, है ना। तो ये कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो ये एयर के साथ इतना वाइगोरसली रिएक्ट कर रही हैं कि ये कैच फायर, है ना। कहते हैं ना कि किसी को गुस्सा आ रहा तो गर्म क्यों हो रहा भाई, मत गर्म मत हो, है ना। गुस्सा होता तो कहते हैं कि गर्म मत हो, ठंडा हो जा, शांत हो जा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ इतना वाइगोरसली रिएक्ट कर लेती है कि वो फायर पकड़ लेती है, उनमें आग लग जाती है ना। तो एक सोडियम और पोटेशियम को अगर तुम खुले में रख दो ना यहाँ पे एयर में, तो तुरंत आग पकड़ लेंगे एयर के साथ रिएक्ट करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इसीलिए उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें इमर्स करके डुबो के रखा जाता है, किन में, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, फिर वहीं जो आयरन है हमारा, आयरन कभी भी बर्न नहीं होता, आग नहीं लगती उसमें, है ना। गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा, तुम उसे घंटों रखोगे आग में, लाल हो जाएगा पूरा गर्म, है ना, लेकिन आग नहीं पकड़ेगा वो, जो आयरन की रोड होती है। लेकिन वहीं जो आयरन का कह लो एक तरीके से चूरा जो होता है हमारा, है ना, क्या होती है, हम आयरन फिलिंग्स जिन्हें कह देते हैं, वो जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, अगर मैं उन्हें फ्लेम में, है ना, किसी आग में ऐसे स्प्रिंकल करूं, छिड़कू उन्हें, तो क्या होगा, उनमें से चटपट चटपट आवाज आएगी, वो आग लगेगी उनमें, ऐसी इस तरीके की साउंड आएगी और आग लग जाएगी उनमें। ठीक है, किन में, आयरन फिलिंग्स में। जब मैं उन्हें फ्लेम में छिड़कूंगा तो मैं कह सकता हूं कि आयरन तो बर्न नहीं होगा, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स होंगी वो जो है फ्लेम में क्या हो जाएंगी, बर्न हो सकती है। जैसे आपके चटपट पटाखे नहीं होते, वो चटर पटर उन्हें मारते हो, चटर पटर साउंड आती है, कुछ इस तरीके से चिड़मिड़ाहट की कुछ साउंड आएगी, और वो जो है आयरन फीलिंग्स और चूरा उसका लोहे का, वो क्या होगा, फ्लेम में जाके बर्न होगा जब मैं उन्हें छिड़कूंगा, स्प्रिंकल करूंगा। फिर इसके बाद ये कह रहा कॉपर, कॉपर भी बर्न नहीं होता, है ना, कॉपर भी हमारा जो है बर्न नहीं होता, ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन के साथ फ्लेम में बर्न नहीं होता। लेकिन ये जो मेटल है हमारा कॉपर, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, किसकी कोटिंग चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की, कॉपर ऑक्साइड की, है ना। कॉपर की वैलेंसी अगर 2 हो, कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोल देते हैं उसको, तो ये कह रहा है कि कॉपर 2 ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड CuO की एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, जब भी हम उसे क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हीट करते हैं, है ना। कॉपर को हीट करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। जैसे ये है ना, इसमें आग लग गई सोडियम और पोटेशियम में, तो इसमें कॉपर में कभी आग नहीं लगेगी ना, आयरन में कभी आग लगेगी। इनके अलावा हमारे पास सिल्वर और गोल्ड, ये ऐसे मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। ये कह रहा कि ये दोनों इतने अनरिएक्टिव मेटल्स है, मतलब इतने ज्यादा रिजर्व नेचर है इनका कि ये किसी से मिलना पसंद ही नहीं करते, कौन, सिल्वर और गोल्ड। इसीलिए
हमारी ज्यादातर ज्वेलरीज किसकी बनती है? सिल्वर और गोल्ड की बनती है। आपने देखा होगा घरों में, है ना, चांदी के गहने या सोने के गहने, है ना। तो सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी। रिएक्ट करवाने के लिए हम जल्दी जनरली क्या कर देते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो ये कह रहा कितना भी हाई टेम्परेचर ले जाओ, जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो ये तो थी हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या कुछ प्रॉपर्टीज, कब? जब मेटल रिएक्ट करे किसके साथ? एयर के साथ। अभी हमने देखा कि किस तरह मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, और उस मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल है, जो कह सकते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई है, जिस लेयर की जो एक लेयर बनी उस लेयर की, है ना। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उसका एक फायदा भी है कि वो जो एक लेयर बनी है हमारी ऑक्सीडाइज लेयर किसी भी मेटल की, जो मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है मेटल के ऊपर, वो क्या करती है? वो फर्दर मेटल को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। कैसे? भाई देखो, ये मेरा एक मेटल था मान लो, है ना। इसके ऊपर की जो लेयर है वो जब ऑक्सीडाइज होगी तो मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगी। अब वो जो ऊपर के एयर है आसपास, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका कांटेक्ट तोड़ देगी नीचे जो आगे मेटल्स है मौजूद उससे, है ना। अब नीचे वाले मेटल की लेयर से जब कांटेक्ट ही खत्म हो गया है ऑक्सीजन का, तो क्या होगा? अब नीचे वाली लेयर क्या ऑक्सीडाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो नीचे वाली लेयर क्या हो गई? प्रोटेक्ट हो गई है, प्रोटेक्टेड हो गई है। किससे? अब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होने से, है ना। तो अब नीचे वाली लेयर क्या नहीं होगी? ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसका क्या हमें बेनिफिट भी है। तो ये कह रहा है कि जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो मेटल्स के सरफेस होते हैं, है ना, जैसे मान लो ये मेटल का कोई एक पूरा बॉक्स है, तो उसकी जो ऊपर सबसे ऊपर की लेयर होगी, जो सरफेस होगा उसका, वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। किससे? उस ऑक्सीडाइज लेयर से, जो कि सरफेस क्या कर गया है? सरफेस मेटल का ऑक्सीडाइज हो गया है ना, रिएक्ट कर गया ऑक्सीडेशन के साथ में। तो वो एक थिन लेयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे फर्दर अब आगे ऑक्सीडेशन, आगे का नीचे का जो मेटल है, आगे मतलब उस लेयर के नीचे का जो आगे का मेटल है, वो जो है ऑक्सीडाइज होने से हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि कैसी लेयर बन गई है? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन गई है। कैसी लेयर बन गई? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन गई है, जो कि प्रिवेंट कर रही है मेटल को आगे ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, अब इसका क्या है? एक तरीका भी है कि अब जब ये देखने को मिला कि ऑक्सीडाइज होने से, लेयर बनने से, अब आगे का मेटल हमारा क्या हो गया? सेव हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फिर क्या करने से? मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचाने से। कैसे? खुद ही ऑक्सीडेशन कर दो एक लेयर का, और एक थिक लेयर, ये तो नेचुरली तो थिन लेयर बन रही है, एक थिक लेयर ऑक्सीडेशन की चढ़ा दो, तो क्या होगा? उससे नीचे वाला जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। अब जब इस लेयर को हम चढ़ा देते हैं एल्यूमिनियम का यूज करके, जब एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर चढ़ाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या हुआ? एनोडाइजिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, या तो एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ही या किसी और मेटल के ऊपर। तो क्या होता है? वो नीचे आगे का एल्यूमिनियम या फिर जो दूसरा कोई भी और मेटल है उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर के नीचे, वो बच जाएगा, सेव हो जाएगा। किससे? ऑक्सीडेशन होने से। यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो क्या होगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब कोई मेटल इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कोरोजन कह देते हैं। तो कोरोजन होने से वो जो मेटल है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर के नीचे, वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनोडाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं और जो कि प्रोटेक्ट करती है फर्दर आगे के मेटल को। ठीक है, अब ये होता कैसे? ठीक है, बस है क्या? ये तो हमने देख लिया कि एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम थिक ऑक्साइड लेयर, किसकी? एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर जो है चढ़ा देते हैं। अब ये होता कैसे है? एनोडाइजिंग में किया कैसे जाता है? इसमें क्या होता है? एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम लिया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की एनोड रोड बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें क्या होता है? एक हम लेते हैं कंटेनर जिसके अंदर एक रोड रहती है एनोड, है ना, और एक रोड क्या रहती है? कैथोड रहती है। और उस कैथोड रोड से और एनोड रोड से क्या कनेक्टेड रहती है? बैटरी कनेक्टेड रहती है। और जो एनोड है हमारी, जो हमारी एनोड है वो कैसी होती है? हमारी पॉजिटिव होती है। और कैथोड कैसी होती है? हमारी नेगेटिव होती है ना। और कैथोड हमारी नेगेटिव है, एनोड हमारी पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहती है, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहती है। फिर ये कह रहा है कि जब एनोड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसका,
एनोडाइजिंग के दौरान क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम की रोड ली जाती है एनोड की और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, वही जो प्रोसेस हमने देखा था चैप्टर 1 में। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जिसमें हमने एक एनोड रोड ली, एक कैथोड ली, उसे बैटरी से कनेक्ट किया, एक सॉल्यूशन में डाला और फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या करवा दी, पास करवा दी। उसमें क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है सॉल्यूशन में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस होगी वो लिबरेट होगी कहां पर, अनोड पर। क्योंकि हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। वो इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा O2 पर या ऑक्सीजन पर, कैसा चार्ज आ जाएगा, O पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, हमारा ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है हमारा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा हमारा किस पर, पॉजिटिव पर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये लिबरेट होती है कहां पर जाकर, एनोड पर। और एनोड किसकी बनी हुई है हमारी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के ऊपर इस ऑक्सीजन की एक थिक लेयर चढ़ जाती है, मोटी लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इवॉल्व हुई है कहां पर, एनोड पर, और रिएक्ट कर गई किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। क्योंकि एनोड किसकी बनी हुई है हमारी, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जिससे उस पर एक थिक, है ना, जो पहले नेचुरली एक थिन लेयर बन रही थी उससे थिकर एक मोटी ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जो कि फर्दर प्रोटेक्ट करती है किसको, एल्यूमिनियम को, नीचे वाले एल्यूमिनियम को भी। और उस लेयर को अगर हम किसी और मेटल के ऊपर चढ़ा देंगे तो उस मेटल को भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इससे क्वेश्चन कई बार पेपर में 1 नंबर में आ जाता है, पूछ लेता है कि एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें हम किस मेटल का यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि एनोडाइजिंग होता क्या है, तो ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे हम। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। उसमें हमने देखा कि कौन सा मेटल किस ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और कौन सा अलग अलग मेटल की भी स्पेसिफिक हमने देखी प्रॉपर्टी कि कौन सा मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। फिर हमने देखा कि ऑक्साइड जो लेयर बन रही है रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ, वो प्रोटेक्ट कर रही है। और इसमें अगर हम एल्यूमिनियम का यूज करें तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा एनोडाइजिंग। अब हम देखेंगे हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब हमारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या हमें ऑब्जर्व होता है। तो देखो, हमारी जो पहली रिएक्शन है ये कह रहा है कि जो हमारे मेटल्स हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो होता है हमारा H2O, है ना, और H2O के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जब मेटल, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एयर में बर्न हो रहे हैं। तो एयर में कौन है हमारी, ऑक्सीजन। बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल और मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन मौजूद है। तो क्या होता है, मेटल्स क्या करते हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है वो, इनका बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। फिर क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन है इनकी वो जाती है और मेटल के साथ में जुड़ के क्या बना लेती है, फिर से मेटल ऑक्साइड बना लेती है। मतलब एयर के साथ रिएक्ट करेगी या एयर में बर्न होगी, और एयर में बर्न होगी तो बर्न होने के लिए कौन चाहिए, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तब भी मेटल ऑक्साइड बनेगी, है ना। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगी, और मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनेगी, तब भी मेटल ऑक्साइड ही बनेगी। लेकिन हमने पढ़ा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो कि अल्कली कहलाती है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती हैं, और जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सारी बेस नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जिन मेटल की ऑक्साइड जो है वाटर में सोल्यूबल होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अल्कली कह देते हैं। तो वो जो अल्कली होते हैं जिनकी मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल है, वही दोबारा ये मेटल ऑक्साइड क्या करती है, दोबारा H2O के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, इस बार ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती है। पहले तो ऑक्सीजन के साथ बनाया था, मेटल ऑक्साइड बन गई, इस बार ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगी और क्या बना लेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगी। लास्ट में OH लगना मतलब क्या बन जाना, हाइड्रोक्साइड बन जाना। देखो किस तरीके से ये कह रहा है। पहले हमने क्या देखा कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। फिर ये कह रहा है जब भी मेटल ऑक्साइड जो कि सोल्यूबल होगी, अभी मेटल ऑक्साइड बन गई ना हमारी, और हाइड्रोजन गैस जो बची थी, इसमें वाटर में कौन होता है, H2O। देखो जैसे कि हमारा मान लो लिथियम हो गया, है ना, लिथियम ने रिएक्ट करा किसके साथ, H2O के साथ में। लिथियम एक हमारा मेटल है और ये अल्कली मेटल है, ठीक है। इसकी जो ऑक्साइड होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है। तो ये कह रहा है जब भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका क्या होगा, H अलग और O अलग हो जाएगा। फिर इसका जो H और O है, इनमें से जो O होगा हमारा, वो जाएगा लिथियम के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, लिथियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और बचेगी जो ये हमारी हाइड्रोजन,
ये हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि अभी जो हमारी लिथियम ऑक्साइड है ये अभी भी तो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे थोड़ी इन्होंने सारा वाटर यूज कर लिया। जिस वाटर में हमने लिथियम डाला होगा उसमें कुछ वाटर के मोलिक्यूल के साथ तो रिएक्ट कर गया, जो बचे हुए वाटर के मोलिक्यूल है ना, क्योंकि जो हमारा जो लिथियम ऑक्साइड होगी जो सोल्यूबल होगी, जो कि अल्कली मेटल होंगे, वो बचे हुए वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, दोबारा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी लिथियम जो ऑक्साइड है हमारी, ये क्या करेगी, दोबारा हमारी किसके साथ रिएक्ट करेगी, H2O के साथ रिएक्ट करेगी, और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, इस बार ये बना लेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगी, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH। क्या बना लेगी, LiOH। ठीक है, तो ये हमारा क्या देखने को मिला कि जो हमारा लिथियम एक मेटल है जो कि अल्कली मेटल है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना ली और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। फिर उसके बाद ये कह रहा क्योंकि सोल्यूबल है वाटर में, तो इसने क्या बना ली, इस बार मेटल हाइड्रोक्साइड बना ली। इस बार इसने हाइड्रोजन को भी नहीं जाने दिया, इस बार इसने हाइड्रोजन को भी जोड़ लिया और क्या बना ली, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना ली। अब ये कह रहा है अब अलग अलग हमारे मेटल्स हैं वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन में भी देखा था, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी है, जिसमें हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है किनकी, पोटेशियम और सोडियम की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, और ये क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंट में आते क्या कर लेते, रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि एयर में कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं और बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो है ना, आग पकड़ लेते हैं तुरंत ये मेटल्स। ठीक उसी तरह कह रहा है वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो वाटर के साथ इनकी रिएक्शन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट निकलेगी उसमें से, इतना वायलेंटली रिएक्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकलेगी, और वो जो हीट वहां पर बनी उस वजह से जो ये हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी ये क्या कर लेगी, ये आग पकड़ लेगी। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे क्या नाम है मेटल्स होते हैं उनके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और वो हाइड्रोजन गैस जैसे ही हम फायर के पास लाते हैं तो क्या हो जाती है, वो बर्न होती है ना पॉप पॉप साउंड के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न होती है। तो ये कह रहा है ये वाली जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर भी, ये इस एक्सोथर्मिक की वजह से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा, उस वजह से ये हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगी, उस आग को पकड़ लेगी और जल जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस भी हमारी क्या कर लेगी, कैच कर लेगी फायर को। और हुआ यहाँ पे क्या देखो, क्योंकि लिथियम के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये क्या हमारे ये अल्कली मेटल्स हैं, तो इनकी भी देखो क्या बनी है, इनकी भी हाइड्रोक्साइड बनी है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, पहले सोडियम जो है ये पोटेशियम जो है हमारा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाई होगी, अपनी ऑक्साइड बनाई होगी, फिर तुरंत के तुरंत उन्होंने क्या बना ली होगी, हाइड्रोक्साइड बना ली होगी, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उसने आग पकड़ ली होगी, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों कैसे बहुत ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं ना, कैसे रिएक्ट करते हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से जो रिएक्शन होती है हमारी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये क्या कर लेती है, ये आग पकड़ लेती है, क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, कैचेस फायर। तो ये थी हमारी सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी। अभी हम देखते हैं हमारे जो कुछ और मेटल्स है वो किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वो, और जो हाइड्रोजन उसमें से रिलीज हो रही थी वो आग पकड़ लेती है, और वो जो हमारे सोडियम और पोटेशियम थे या लिथियम थे वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, है ना। तो ये कह रहा है जो ठीक उसी तरह जो हमारा कैल्शियम है वो भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बना लेता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अलग देखने को मिलता है ना। वो अलग क्या, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगी, उसकी एक रिएक्शन लिख के दिखा दो ना। जो हमारी केसेस बनते हैं ना इनकी हमें इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये कह रहा है इससे रिलेटेड कैसे आएगा, ये कह रहा है जो कैल्शियम है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना ये इसके जो ये बबल बन के जब बाहर निकल रही होती है हाइड्रोजन गैस उस सॉल्यूशन में से, उस वाटर में से, तो उसमें जो है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस बबल से चिपक जाती है ना, उसके सरफेस पे जो है ये चिपक जाती है। तो वो जो बबल्स हैं जैसे ही उस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चिपकते उसके सरफेस पर तो वो उसको अपने साथ ले आते हैं सरफेस पे, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी जो बबल्स है, जो गैस है वो वाटर में किसी भी लिक्विड में नीचे नहीं रुकती, वो हमेशा कहाँ आएगी, बबल फॉर्म में ऊपर आएगी बन के और बाहर निकल जाएगी।
तो ये कह रहा है वो हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म में बाहर आते हैं हमेशा वाटर से निकल के, और वो बाहर जैसे ही आएंगे क्योंकि उसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी चिपकी हुई है, तो वो उसे भी अपने साथ ले आएंगे, और फिर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, सरफेस पर फ्लोट करने लगेगी, तैरने लगेगी। ठीक है, तो बस यही हमें इसमें देखने को मिलता है कि जब भी रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ, तो जो कैल्शियम है ये फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बबल्स है हमारे हाइड्रोजन गैस के, ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कैल्शियम के सरफेस से। ठीक है, देखो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगी, उससे हाइड्रोजन गैस के साथ उसके हाइड्रोजन के बबल्स के ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी और आके सरफेस पे फ्लोट करने लगेगी। फिर उसके बाद आती है हमारी मैग्नीशियम। हमने देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना, तो मतलब वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या केस है मैग्नीशियम का, ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जो हमारा मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमारा कौन, मैग्नीशियम। और फिर वही केस होगा जो कैल्शियम के साथ हुआ कि जब भी मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन गैस बबल्स बन के बाहर आ रही होगी, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके सरफेस पर ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक जाते हैं, और फिर वो उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी, या मैं यूं कहूं मैग्नीशियम को भी अपने साथ ले आते हैं। कहाँ? सरफेस पर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्या होंगे, सरफेस पर तो आएंगे ही आएंगे निकल के। तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये मैग्नीशियम भी इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये हमारी मैग्नीशियम भी क्या करने शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है, क्योंकि बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन के वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इसके सरफेस से। ठीक है, तो ये इसकी हो गई रिएक्शन। अब देखते हैं हमारे कुछ और मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ की किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, क्या हमें देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि कैसे हमारे जो सोडियम और पोटेशियम है वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। कैल्शियम जो है वो भी कर लेता है कोल्ड हॉट वाटर के साथ, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है ना, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो हमारे ये कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट। और स्टीम मतलब भाप, है ना। जैसे मोमोज होते हैं ना, मोमोज को आप उबालते हो कैसे, नीचे पानी रख देते हैं, उसे हीट करते हैं, वो भाप बन के उड़ता है, और उसके ऊपर हम एक जाली वाले कंटेनर में क्या कर देते हैं, मोमोज को रख देते हैं। वो उस स्टीम में जो है हमारे बॉईल हो जाते हैं, पक जाते हैं, और जिसको हम कह देते हैं स्टीम्ड मोमोज। ठीक उसी तरीके से हमारे जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, इस तरीके के जो मेटल्स है हमारे, ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट। मतलब जब भी पानी की भाप होगी, यानी कि, और भाप होगी मतलब भाप कब बनी होगी, जब उसे हीट किया गया होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो गर्म पानी से निकली हुई जो भाप है हमारी, वो गर्म भाप, उसके साथ जो है हमारी स्टीम के साथ क्या करते हैं, ये हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन जो है हमारा, या एल्यूमिनियम हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करा कैसे, गैस फॉर्म में। देखो अब तक हमने जो भी रिएक्शन लिखी वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे वाटर के साथ में एल लिखा था, लिक्विड लिखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, जी लिखा, यानी कि गैस। तो ये कह रहा कि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, और ये क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, और साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे। अब तक हमने ये भी देखा था, जो 2-4 अभी केस देखे अभी हमने 3, उनमें क्या देखा कि हाइड्रोक्साइड बन रही है ना। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो ऑक्साइड है वो वाटर में डिसोल्व होकर हाइड्रोक्साइड बना ले रही है। लेकिन जो इनकी ऑक्साइड है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, तो इनकी हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर नहीं बनती। ठीक है, इनकी क्या बनती है, सिर्फ ऑक्साइड बनती है। तो देखो ये क्या करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे सिर्फ, और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, जैसे कि ये हो गई। इसके अलावा जिंक की भी लिख देता हूँ, ये हमारा जिंक हो गया, साथ में क्या कर रहा है, H2O के साथ में रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक क्या है, गैस है हमारी, क्योंकि स्टीम है ना, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। साथ में क्या होगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगी, मेटल ऑक्साइड बन रही है। मेटल कौन है, जिंक, और ऑक्साइड इसकी क्या होगी, ZnO, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ दो, जैसे यहाँ पे जोड़ा हमने, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है 3 है, तो ऑक्सीजन के साथ 3 लग गया, ऑक्सीजन की 2 है, तो Al के साथ में 2 लग गया, बन गई हमारी Al2O3। ठीक उसी तरह यहाँ भी हमने दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो दोनों के साथ 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नंबर सेम होता है वैलेंसी का,
तो 1 1 लिखा जाता है, वो नंबर एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, पढ़ा हमने पहले भी। तो ये कह रहा जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको क्या करो तुम, इसको जो है तुम बैलेंस कर लो। ठीक है, कैसे, चलो तुम करो बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस करके कमेंट करके बताना मुझे कि क्या इसकी बैलेंस्ड फॉर्म बनेगी। फिर उसके बाद ये तो हमने देखा कि ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। उससे पहले हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम वगैरह वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है जो हमारे गोल्ड और वाटर सिल्वर जो थे, जो हमारे गोल्ड और सिल्वर थे, जो कि ऑक्सीजन के साथ भी एयर में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ जो कॉपर और लेड है, वो भी वाटर के साथ दोस्ती नहीं बनाते, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो हमारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और लेड है, चाहे वाटर हमारा कोल्ड हो, हॉट हो या स्टीम की फॉर्म में हो, है ना, कैसे मर्जी हो वाटर, तो वाटर के साथ ये हमारे चार एलिमेंट रिएक्ट करते ही नहीं है, ये चारों मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ। तो आपका कोई भी खजाना हो जो छुपा के रखना हो आपको, आप पानी के अंदर दबा के रख दो। इसी से रिलेटेड एक कहानी भी है ना, राजा मान सिंह जयपुर का, उसने अपने जयपुर में जो जयगढ़ का किला है उसमें अपने क्या करा था, पानी जो जो खजाना लूट के लाया था सोना चांदी का अफगान से, उसको क्या किया था, जो पानी का एक बहुत बड़ा वहां पे तालाब बनाया गया, कुआं बनाया गया, उस पानी के नीचे अपना सारा खजाना छुपाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये पानी में खराब नहीं होते हमारे सोने चांदी, पानी के साथ हमारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड वगैरह ये रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये आप पानी में हमेशा के लिए छोड़ दो, प्योर वाटर होना चाहिए, ये उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि कौन सा मेटल वाटर में किस तरह से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या स्टीम के साथ, और रिएक्ट करता तो क्या बनती है, ऑक्साइड बनती है कभी तो, जब सोल्यूबल नहीं होंगे वाटर में, और जो सोल्यूबल होंगे उनकी हाइड्रोक्साइड बन जाती है, जो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, है ना। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हम देखेंगे हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी। हमारी जो अगली केमिकल रिएक्शन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर 2 में, जिसका नाम था एसिड, बेस एंड साल्ट। उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी में कि जो एसिड और बेस होते हैं वो जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, पढ़ा था हमने। तो इस बार ये कह रहा है, इस बार एसिड बेस के बारे में ना पढ़ के हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब भी तो वही होगा, जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ, इस बार मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो कोई भी किसी के साथ रिएक्ट करे प्रोडक्ट तो वही बनेगा, क्या, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, जो हमने चैप्टर 2 में देखा था। तो सेम वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हमारी अगली रिएक्शन, कि जब भी रिएक्शन होगी मेटल्स की एसिड्स के साथ तो क्या होगा, तो जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल्स के साथ में, या मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी हमारी, है ना। अब ये कह रहा जो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्या हमेशा हर मेटल के लिए ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ केसेस देखने को मिलेंगे, और उन्हीं से रिलेटेड हमारे क्या आएंगे एग्जाम्स में, क्वेश्चंस आएंगे। देखो कैसे, ये कह रहा है एक जनरल रिएक्शन हो गई हमारी, कि कह रहा है कि मेटल्स हैं वो जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस लिखी, कह रहा है HCl एसिड लिया मैंने, है ना, एसिड कोई भी ले सकता था मैं, उसकी जगह मैंने कौन सा ले लिया, HCl ले लिया एसिड, है ना, कोई सा भी एसिड में कौन सा लिया मैंने, HCl ले लिया। उस HCl के साथ में चाहे मैं सोडियम को रिएक्ट करवाऊं, चाहे मैग्नीशियम को, चाहे एल्यूमिनियम को, चाहे जिंक को, चाहे आयरन को, हाइड्रोजन गैस तो हमारी प्रोड्यूस होगी, और साथ में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब जो मैं मेटल यूज कर रहा हूं उसी मेटल का क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट, है ना, NaCl एक साल्ट। ये हमने किसके अकॉर्डिंग जोड़ दिए, इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ दिए। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो क्लोरीन के साथ 3 लग गया। Cl की 1 होती है तो Al के साथ में क्या लगाया, 1 लगाया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो Cl के साथ में 2 लग गया। Cl की 1 होती है तो मैग्नीशियम के साथ में 1 लग गया, है ना। अब ये कह रहे ये तो बात हो गई, चलो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किस तरीके से मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, या कोई भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंबाइन होंगे, ये तो रही बात ही है। और फिर ये भी देख लिया कि एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ में तो क्या होगा, साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो हमारे कुछ मेटल्स है ना, जो कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट कर रहे हैं HCl एसिड के साथ में और साल्ट बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिला हमने, जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें देखने को मिला कि जैसे ही एक मैंने HCl एसिड लिया, उसमें एक बार मैग्नीशियम डाला
तो बहुत तेजी से जो है हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें देखने को मिले, है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो बबल्स बन के बाहर आएंगे, बहुत तेजी से देखने को मिले। फिर जब हमने एल्यूमिनियम डाला तो थोड़ा टाइम लगा बबल्स आने में। फिर जब हमने जिंक डाला तो हमें और टाइम लगा बबल्स देखने में, है ना, वो हाइड्रोजन के बबल्स और थोड़ा लेट आए। फिर आयरन डाला तो और थोड़ा लेट बबल्स आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके बबल्स जितना जल्दी निकल कर आ रहे हैं हाइड्रोजन गैस के जिस रिएक्शन में, उसका मतलब क्या हुआ कि वो मेटल उतनी ही तेजी से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। ठीक है, और एसिड कौन सा हमारा HCl। तो इसी से हमें पता लग गया कि मैग्नीशियम सबसे तेजी से रिएक्ट कर रहा है इन चारों में HCl के साथ, और Fe इन चारों में सबसे लेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl एसिड के साथ, मतलब बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है। इसकी रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, ये सबसे फास्ट रिएक्शन है। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया था। उसके अलावा इन चारों की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम से लेकर के Fe की, तो मैग्नीशियम इनमें सबसे फास्ट रिएक्ट करता है HCl के साथ, और आयरन हमारा सबसे स्लो रिएक्ट करता है HCl के साथ। और इसी से रिलेटेड मैंने क्या लिख दिया, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि जब भी हमारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे HCl एसिड के साथ में, तो सबसे तेजी से जो रिएक्ट करेगा, यानी कि तेज रिएक्शन होगी फास्ट, वो मैग्नीशियम की होगी, और उससे धीरे एल्यूमिनियम की, उससे धीरे जिंक की, और सबसे स्लो जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी आयरन की। ये कह रहा है इन चारों के अलावा हमने कॉपर भी डाल के देखा HCl एसिड में, और हमें उसमें देखने को मिला कि उसमें हाइड्रोजन के गैस के बबल्स आ ही नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, होगी ही होगी, है ना। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है ना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, मतलब उसके बबल्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये कह रहा है अगर बबल्स नहीं देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो कॉपर है हमारा Cu, वो रिएक्ट ही नहीं करता किसके साथ, HCl एसिड के साथ। और उसका एक बड़ा ही सिंपल सा रीजन है, हमने चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, याद है आपको। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि केदारनाथ का माली आलू चीफ मिनिस्टर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है पहले आ गया, H से कौन था, हाइड्रोजन, है ना, है के बाद था चीफ जो कि थी कॉपर, है ना, और कॉपर कौन है हमारा, Cu। तो ये कह रहा है जो कॉपर है हमारा Cu, वो कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये सारे जो मेटल्स है ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए ज्यादा जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हो रही है ये भी। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलेगा सेम टू सेम कि कॉपर जो है रिएक्ट नहीं कर रहा HCl के साथ में। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं कॉपर प्लस में HCl, तो देखो अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और कॉपर जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर इनका बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाएगा। तो कॉपर इनको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कॉपर जो है इसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं इसको, अगर मान लो कॉपर पहले से ही जो है मेरा जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ में, है ना, CuCl2 हो गया मान लो, फिर हाइड्रोजन गैस इसके साथ अगर रिएक्ट करे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और कंपाउंड बना लेगा HCl एसिड, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा Cu अकेला रह जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu अकेला रह जाएगा। ये रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे कि जो हमारी कॉपर है वो हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता, किसमें से, जो कॉपर जो हमारा HCl में से डिस्प्लेस नहीं कर पाता किसको, H को, और क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे, नो रिएक्शन। क्या कह देंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन वही जो हमने देखा कि अगर कॉपर जो है क्लोरीन के साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो ये जो है और हाइड्रोजन आकर उसके साथ रिएक्ट कर देगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर रह जाएगा अकेला। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये पता लगा कारण कि क्यों कॉपर जो है HCl एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है हमारा किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड्स। इसमें हमने कुछ एक पॉइंट देखा, है ना, HCl एसिड के साथ में रिएक्शन कुछ मेटल्स की। अब देखते हैं कुछ एक दो और पॉइंट हमारे जो कि जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारी अगली रिएक्शन देखने से पहले आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या था कि उसमें से जो है ऑक्सीजन का क्या हो जाना, अलग हो जाना किसी सब्सटेंस में से, और ऑक्सीडेशन का मतलब था कि उसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ जाना,
है ना। और अगर ऑक्सीजन जुड़वाने के लिए किसी दूसरे की मदद लग रही थी तो वो दूसरा कहला रहा था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह जो रिडक्शन करवा रहा था उसको हम कह रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे हमारी अगली रिएक्शन, जो कि ये कह रहा है कि अभी हमने देखा कि मेटल्स को जब मैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मेटल्स के साथ में मैं एसिड लूं, कौन सा, HNO3 एसिड ले लूं, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा HNO3 ना, देखो इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है ना, ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद है। H के हाइड्रोजन के एक ही है, नाइट्रोजन का एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो HNO3 के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं और ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करवा दे, है ना, किसी दूसरे सब्सटेंस का। तो जब भी कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, वैसे तो कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन यहाँ पर अगर मेटल के साथ में मैं एसिड ले लूं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की जगह वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उस हाइड्रोजन के साथ में जाके जुड़ जाएगी और क्या बना देगी, वाटर बना देगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, किसके केस में, हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के केस में, इसमें बनता है वाटर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी थी उसके साथ में जाके जुड़ गई ऑक्सीजन और क्या बन गया, वहां पे वाटर बन गया। ठीक है, तो ये एक हमारा एक्सेप्शन है कि वैसे तो मेटल्स के साथ में एसिड रिएक्ट करे तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन अगर मेटल्स के साथ में एसिड रिलीज HNO3 तो हाइड्रोजन की जगह वाटर बन जाएगा। अब इस एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है, क्या, कि अगर मैं HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ में मेटल ले लूं, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज, ये दो Mg या Mn ले लूं, तब उस केस में जो है अगर ये दोनों रिएक्ट करें डाइल्यूट HNO3 के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे, तब भी ये केस देखने को मिलेगा कि वाटर बनेगा। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ हम क्या करवा दें, मैग्नीशियम या मैंगनीज को रिएक्ट करवा दें, तब उस केस में हमें क्या देखने को मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी। तब उस केस में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास उतने अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं है स्ट्रॉन्गली कि जो है हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस होनी थी उसको क्या कर दे, वाटर में कन्वर्ट करते हैं ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिलीज होती है वो हाइड्रोजन ही रहती है। यहाँ पे इस केस में जो है अगर मेटल मेरे ये दोनों ना होके कोई और मेटल हो, उस केस में ये HNO3 के साथ रिएक्ट करे कोई भी मेटल, तो क्या होगा, हमारा H2 की जगह क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। और यही हमारे इस पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HNO3, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हमारे H2 को, किसमें, H2O में। इस H में क्या जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये किसकी वजह से जुड़ा, इसकी वजह से, तो ये क्या कहलाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। और इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन कम हो जाती है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, अब यहाँ पे देखो कितनी रह गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गई, 3 से कम हो गई ना तीनों केस में। तो ये कह रहा है HNO3 का क्या हो जाता है, खुद का रिडक्शन हो जाता है। और किसमें रिडक्शन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, है ना, या नाइट्रोजन ऑक्साइड में, या नाइट्रोजन ऑक्साइड में, मतलब नाइट्रोजन की 3 ऑक्साइड बनती है, वो तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या कर देगा, हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में। फिर हमने देखा कि ये केस है कि अगर मैं HNO3 के साथ कोई भी मेटल ले लूं, लेकिन अगर कोई भी मेटल की जगह मैं कौन से मेटल ले लूं, 2 ले लूं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो उस केस में जो हमारा HNO3 क्या के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, H2 गैस ही निकलेगी। ठीक है, अब ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब अभी हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग एसिड्स के साथ अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन हो रही थी। वहीं जब हमने देखा HCl के साथ अलग अलग मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे अलग अलग रेट से, लेकिन जो हमारा गोल्ड है वो कभी भी HCl एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, जबकि HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, है ना। चाहे कितना भी कंसंट्रेटेड HCl एसिड हो, उसमें गोल्ड जो है डिसॉल्व नहीं होता। और उसी के साथ साथ HNO3 भी हमारा नाइट्रिक एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। उसकी भी अगर हम कंसंट्रेटेड फॉर्म ले, कंसंट्रेटेड HNO3 एसिड ले, तो उसमें भी गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या किया गया, एक मिक्सचर बनाया गया जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, वो बनाया गया
इन दोनों एसिड्स को मिला करके एक रेशियो में तैयार किया गया, जिसमें हम गोल्ड को और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जबकि अकेले अगर मैं गोल्ड सिर्फ HCl में डालूं तो डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ HNO3 में डालूं तो नहीं होगा। लेकिन इनका एक मिक्सचर तैयार किया गया 3:1 में। मतलब अगर 100 लीटर जो है मिक्सचर तैयार किया गया तो उसमें 75 लीटर रहा होगा HCl एसिड और 25 लीटर रहा होगा HNO3 एसिड। ठीक है, और वो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ इनका 3:1 में, उस मिक्सचर को नाम दिया गया एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया का जो मीनिंग है वो लेटिन वर्ड है ये, और इसका मीनिंग होता है हमारा रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया का जो हमारा जनरल एक इंग्लिश वर्ड का इसका मीनिंग है वो क्या है, रॉयल वाटर, मतलब शाही पानी। ठीक है, क्यों कहा गया इसे ऐसा, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो ज्वेलरी बनती है गोल्ड की या प्लेटिनम की, वो गोल्ड और प्लेटिनम किसी और एसिड्स में नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते। अगर हम एक पर्टिकुलर एसिड ले तो चाहे वो HCl हो या HNO3 हो, जबकि ये काफी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड है। लेकिन जो इनका मिक्सचर तैयार किया गया 3:1 में, 3 अमाउंट थी HCl की, 1 थी नाइट्रिक एसिड की। मतलब जैसे भी मैंने बताया कि 100 में से अगर 4 भाग है तो 4 में से 3 भाग लिए गए HCl के और 1 भाग लिया गया किसका, HNO3 का। ठीक है, तो उस मिक्सचर में तैयार जो हुआ एक्वा रेजिया, उसमें हमारा गोल्ड या प्लेटिनम जो है डिसॉल्व हो सकता है। वहीं जो ये हमारा एक्वा रेजिया है ये हाईली कोरोसिव है, मतलब कोरोजन कर सकता है किसी भी मेटल को इजीली। ठीक है, हाईली कोरोसिव है ये सॉल्यूशन या मिक्सचर कह लो, और फ्यूमिंग लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, ये फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूम्स निकलती है इसमें से। इतना ज्यादा डेंजरस ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार होता है। तो ये थी बात एक्वा रेजिया की। अब हम देखेंगे हमारी अगली केमिकल रिएक्शन। अब हमारी अगली केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले, या मैं यूं कहूं अगली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले, याद करो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस। उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन में से, है ना। बस यही हमारी क्या है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी मेटल्स की क्या हुई, एक केमिकल प्रॉपर्टी हुई। तो यही हमारी क्या अगली केमिकल प्रॉपर्टी कि जो मेटल्स होंगे उनकी रिएक्शन दूसरे अदर मेटल्स के साथ, ठीक है। तो जो दूसरे मेटल्स के साल्ट सॉल्यूशंस होंगे उनके साथ जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल यूं कहूं मैं, मोर रिएक्टिव मेटल जब भी रिएक्ट करेगा लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, और उस लेस रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में होगा, अपनी साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, उसका कंपाउंड है ना। तो मुझे मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमने अभी देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, पर सभी मेटल्स नहीं कर पा रहे थे रिएक्ट, है ना। फिर हमने देखा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे मेटल्स, पर सारे मेटल्स नहीं कर रहे थे वाटर के साथ रिएक्ट। फिर इसका मतलब हमने क्या देखा कि हर मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी अलग अलग है। जैसे HCl एसिड के साथ रिएक्ट करा है ना मेटल्स ने, तो कोई जल्दी रिएक्ट कर गया, कोई देर में रिएक्ट करा, और कोई तो ऐसा जो कॉपर है जो कि रिएक्ट ही नहीं कर रहा एसिड के साथ। क्यों, उसका रीजन भी तो ये था कि जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर उसे डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमने देखा कि अलग अलग रिएक्शन करवा के देखा कि जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। फिर हमने क्या किया, सभी मेटल्स को एक साथ रिएक्ट करवाया आपस में, है ना। मतलब सभी एक एक करके मेटल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया। तो फिर हमने क्या देखा कि कुछ मेटल्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ लेस रिएक्टिव है। उसी अकॉर्डिंग हमने क्या बना दी, हमारी रिएक्टिविटी एक सीरीज बना दी, एक टेबल, एक ऑर्डर बना दिया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा, हमें पता चला पोटेशियम, और सबसे कम कौन है इन मेटल्स में, गोल्ड। ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, और इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जो पोटेशियम है हमारा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, ऐसे करते करते सबसे कम कौन है, गोल्ड है ना। तो गोल्ड सबसे कम लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव। तो गोल्ड को मैं कह सकता हूँ कोई भी इनमें से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। और मैं कह रहा हूँ मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब जो पोटेशियम है वो अपने से नीचे वाले सभी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। अच्छा, गोल्ड को तो कोई भी कर देगा डिस्प्लेस, पर क्या गोल्ड इनमें से किसी को कर पाएगा डिस्प्लेस, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे नीचे है टेबल में, वो सबसे कम रिएक्टिव है। वहीं पोटेशियम सबको तो कर देगा डिस्प्लेस, पर क्या कोई पोटेशियम को डिस्प्लेस करेगा, कर पाएगा इनमें से कोई,
पोटेशियम को तो इनमें से कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पोटेशियम इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना। तो देख लो, अब ये हमारी टेबल हुई। अब इसी के फॉर्म में हमने देखा कि बी जो है जुड़ा हुआ होगा अपने साल्ट सॉल्यूशन में कंपाउंड फॉर्म में, मेटल ए क्या होगा, अकेला आएगा, है ना, अकेला ही काफी हूं मैं, तो मेटल ए अकेला आएगा, और वो जो बी के साथ जुड़ा हुआ है जो भी, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा ए, और बी को क्या कर देगा, अकेला कर देगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने ले लिया, पहले सबसे पहले पोटेशियम ही ले लेते हैं, ये लो हमने ले लिया पोटेशियम, फिर साथ में उसके नीचे कौन है, Na ले लिया मैंने, तो मैंने ले लिया Na का साल्ट सॉल्यूशन Na2SO4 ले लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम की जगह ले लेगा और क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा, और साथ में जो हमारा सोडियम था जुड़ा हुआ वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। और यही ये हमारी क्या है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर कंपाउंड, और डिस्प्लेस कर दिया तो वो अकेला रह गया, और खुद जो है ये मेटल इसके साथ मोर रिएक्टिव वाला जुड़ गया। इसके और एग्जांपल ले लो, भाई पोटेशियम तो इनमें से कोई किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो जो अगर मैं यहाँ लिखा पोटेशियम, तो यहाँ पे सोडियम की जगह चाहे कैल्शियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, है ना, एल्यूमिनियम आ जाए, कोई भी आ जाए, इनमें से पोटेशियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, और वो जो मेटल यहाँ होगा इनमें से कोई भी, वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा पोटेशियम से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम की जगह ले लूं, मान लो सोडियम ले लूं, चलो इस बार, है ना, यहाँ पे लिख लिया मैंने Na2SO4 या Na2, अभी तो Na रिएक्ट करेगा ना, तो Na रिएक्ट करेगा किसके साथ, CSO4 के साथ में। इसके बाद कौन है, कैल्शियम, तो CSO4 के साथ में मान लो ये रिएक्ट करेगा। तो सोडियम के साथ में अगर यहाँ पे मैं लिख दूं पोटेशियम, तो सोडियम नीचे है, यानी कि कम रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या इसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। तो इस केस में अगर कोई मोर रिएक्टिव वाला जुड़ा हुआ है और लेस रिएक्टिव वाला आके अटैक करे, तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, फिर हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। इसी वजह से अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो हमारा कॉपर है वो HCl को जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना। अगर इसकी जगह मैं रख दूं, यहाँ पे कॉपर की जगह रख देता, हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, मान लो लेड ही रख दूं, Pb, है ना, तो Pb रख दूं मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pb इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा PbCl2, है ना, PbCl2, और जो हाइड्रोजन है वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। या इसकी जगह रख दूं मैं, मान लो Al रख दूं, है ना, Pb की जगह मान लो मैं Al रख दूं, तो क्या होगा, AlCl3 बन जाएगा, जुड़ते वैलेंसी के अकॉर्डिंग, इसलिए इस बार यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ने की हम प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, AlCl3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो Cl के साथ 3 लग गया, Cl की 1 है तो Al के साथ में 1 लग गया, है ना, अपोजिट लग जाते हैं। और ये कह रहा है ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जो कि अभी हमने देखा भी था पिछले रिएक्शन में। फिर उसके बाद ये कह रहा देखो यहाँ पे देखो, क्या ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पोटेशियम की जगह इससे नीचे वाला आ जाए, सोडियम से कम रिएक्टिव आ जाए, जैसे आ गया कैल्शियम, तो उस केस में क्या होगा, ये इसको तुरंत डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पर बन जाएगा मेरा Na2SO4, ठीक है, और ये जो मेरा कैल्शियम था ये मेरा अकेला रह जाएगा, क्योंकि इससे लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो, एक एक बार कोई भी मेटल लो, उसके साथ में कोई भी उससे कम वाला या ज्यादा वाला ले लो, ज्यादा वाला होगा मतलब तुमने जब मेटल लिया है उसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हो तुम ज्यादा रिएक्टिव मेटल, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। लेकिन लेस रिएक्टिव होगा तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी मेटल को किसी भी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा के। लेकिन मोर रिएक्टिव होगा तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर वो उसके सॉल्यूशन वाले से कम रिएक्टिव हुआ तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यही हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो रही हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स।